नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। तो भारत और रूस की दोस्ती दुनिया में मिसाल मानी जाती है। 70 साल से ज्यादा पुराने इस रिश्ते को लेकर दुनिया में सभी जानते हैं कि यह अटूट है, लेकिन एक बार फिर से यह रिश्ता सुर्खियों में, और वजह नई डिफेंस डील और आपसी समझौते हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को नई रफ्तार देने की तैयारी इस वक्त चल रही है हैदराबाद हाउस में। इसके लिए बस हमें कुछ ही मिनटों का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आप सुन भी पाएंगे, देख भी पाएंगे कि जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बता दिया जाएगा कि क्या क्या समझौते होने जा रहे हैं। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मीटिंग इस वक्त जारी है। नई डिफेंस डील में ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म मिलिट्री कोऑपरेशन जैसे अहम मुद्दे शामिल, जिससे भारत रूस के बीच पुराने रिश्तों को और भी मजबूती मिलेगी। व्यापार हो या फिर डिफेंस, दोनों सेक्टर में भारत और रूस का भारत सबसे बड़ा पार्टनर बनकर उभर रहा है। आज भी भारत के पास 60% से अधिक हथियार रूसी हैं, जिसे भारत ने समय समय पर परखा और दुश्मनों के उससे छक्के भी छुड़ाए। अब नए डिफेंस डील से भारत की शक्ति नई ऊंचाई पर होगी। चीन को मोदी पुतिन की मुलाकात अच्छी लग रही है, लेकिन पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। अब सवाल यह है कि भारत और रूस के बीच जो समझौते होने जा रहे हैं वो भारत के लिए कितने अहम हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और इस डील से भारत को विश्व स्तर पर क्या हासिल होगा। सवाल यह भी है कि इस डील से रूस को क्या हासिल होगा। क्या रूस को इस मीटिंग की ज्यादा जरूरत थी या भारत को? तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दें। भारत रूस के बीच डिफेंस डील, दुश्मन मुल्क की सांसें थमी। मोदी पुतिन की डील फाइनल, बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका का टैरिफ वॉर, भारत रूस का मुंहतोड़ जवाब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़ी बैठक चल रही है। रूस और भारत में कई करार होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है तो वो है डिफेंस डील। ये एक ऐसी डील है जिसके बारे में सोचकर अभी से पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी हैं। भारत रूस के बीच डिफेंस डील को लेकर व्हाइट हाउस में भी हलचल तेज है। टैरिफ वॉर के जवाब में मोदी और पुतिन मिलकर जो बड़ा फैसला लेने वाले हैं, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कुछ ही मिनटों के बाद भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बड़े समझौते पर पुतिन और मोदी सिग्नेचर करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि $2 बिलियन की न्यूक्लियर सबमरीन डील पहले ही फाइनल हो चुकी है और अब Su-57 फाइटर जेट्स और Su-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने आने से पहले एक बहुत इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने विस्तार से भारत और रशिया के बीच में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की बात की है। उन्होंने हर विषय पर उस पर जवाब दिया है। इससे दिखता है कि वो कितना इम्पोर्टेंस देते हैं इस दोस्ती और इस विजिट को। और दूसरा है कि उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि भारत और रशिया में ये सिर्फ बायर सेलर रिलेशन नहीं है, ये एक कोलैबोरेशन है टेक्नोलॉजी, और रशिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत और रूस की पार्टनरशिप सालों पुरानी है। ये वो दोस्ती है जो कई बार भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से मिले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर दिया था। आतंकी मुल्क पाकिस्तान इसलिए भी कांप रहा है क्योंकि भारत की नई क्षमता, उसकी चाल और हथियार दोनों पर भारी पड़ने वाली है। कुल मिलाकर इस डील की वजह से एशिया का पावर बैलेंस बदलना भी लगभग तय है। पुतिन की भारत यात्रा के चलते चीन की टेंशन भी थोड़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि ड्रैगन को अब इस बात का डर सता रहा है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और रशिया के साथ सैन्य समझौतों के चलते भारत चीन सीमा पर भारत की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी।
working together with. वैसे लंबे वक्त से अमेरिका भी भारत का करीबी साझेदार रहा है, लेकिन ट्रंप की अवसरवादी नीति और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाने के चलते हाल के दिनों में भारत अमेरिका के बीच के रिश्तों में थोड़ी खटास आई है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में गजब की बैलेंसिंग दिखा रहे हैं और अमेरिका के साथ साथ रूस को भी साधने में लगे हुए हैं। रूस भारत का न सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बल्कि वक्त वक्त पर परखा गया सच्चा मित्र भी है। इसलिए भारत और रूस मिलकर कोई नई डिफेंस डील पर साइन करें तो वो साधारण डील नहीं होगी और किसी भी डील की बुनियाद बनेगी पुतिन और मोदी की दोस्ती। तो देखा आपने कि भारत और रूस के बीच इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, यानी कि पुतिन और मोदी के बीच जो मीटिंग चल रही है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका की नजर है, पश्चिमी देशों की नजर है, चीन की नजर है, पाकिस्तान की नजर है। सब देखना चाह रहे हैं कि ये दो मुल्क, एक मुल्क वो जिससे दुनिया के तमाम देश इस वक्त दोस्ती करना चाह रहे हैं और एक मुल्क वो जिसे दुनिया का एक हिस्सा पूरी तरीके से किनारा कर चुका है, अपने दरवाजे जिसके लिए दुनिया के कई देश बंद कर चुके हैं। और इस बीच भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भारत को इस डील से क्या मिलने वाला है और जो रक्षा सौदा हम करने वाले हैं इस बार, उससे हम कहां पहुंचने वाले हैं, आज इसी पर बात करने वाले हम। हमारे साथ कमांडर वीके जेटली सर हैं, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एयर कमांडर एएस बहल, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? Absolutely fine. Top of the world. लौट आए मुल्क की अभी बाहरी हैं? आपके साथ ही है साहब। ओके, तो तमाम मेहमान हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कॉन्स्टेंटिन रशियन रिसर्चर हैं, आप भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा एक बार आप वो S-500 वाली जो पूरी प्रॉपर्टी है वो आप यहां पर हमारे दर्शकों के लिए रखिए, ताकि हम अब एक एक करके यह समझ पाएं कि भारत और रूस के बीच जो समझौते हो रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भारत के लिए। ये देखिए, ये S-500 डिफेंस सिस्टम है और इसको लेकर पिछले कुछ वक्त से बात चल रही थी कि क्या इस पर भारत और रूस के बीच बात बन जाएगी। अगर बात बन जाएगी तो S-400 आपको याद होगा, ये S-400 आपको याद होगा, और जिसके जरिए हमने पाकिस्तान को धूल चटाया है ना, पाकिस्तान को हमने मतलब वो हालत कर दी, पानी पानी कर दिया, ऐसी हालत हमने सर कर दी थी। तो ये S-500 में और S-400 में कितना डिफरेंस है और ये आ जाने से हम कितने और ज्यादा सशक्त हो जाएंगे? देखिए, S-500 जो है, इसका रेंज जो है ये 600 किलोमीटर के आसपास डिटेक्ट कर लेगा जो आने वाली मिसाइल या एयरक्राफ्ट वगैरह है। S-400 जो था वो 400 किलोमीटर पे डिटेक्ट करता था। उसके बाद जो साइमल्टेनियस टारगेट जो सर एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो को लेकर DGCA ने एक बड़ा फैसला लिया है। इंडिगो संकट पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि DGCA की तरफ से एक फैसला लिया गया है और इस फैसले में क्रू मेंबर की छुट्टी को लेकर यह फैसला है। DGCA ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इंडिगो संकट को लेकर यह बड़ी खबर है, क्रू मेंबर की छुट्टी को लेकर फैसला वापस ले लिया है DGCA ने। आपको पता है कि इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से, रद्द होने की वजह से बड़ी संख्या में इसमें यात्रा करने वाले जो लोग थे वो परेशान हुए थे। उनकी तरफ से नाराजगी जताई गई थी, जिस पर DGCA ने एक रिपोर्ट तलब की थी और DGCA ने एक फैसला दिया था। उसके बाद अब DGCA की तरफ से यह फैसला वापस ले लिया गया है। क्रू मेंबर्स को छुट्टी को लेकर जो फैसला सुनाया गया था उस पर DGCA ने, ये देखिए ये लेटर है, ये बड़ा फैसला है।
तो ये देखिए, ये वो फैसला है जिसके जरिए डीजीसीए ने कहा है कि जो छुट्टी, क्रू मेंबर्स की छुट्टी को लेकर जो फरमान सुनाया था वो वापस ले लिया गया है और डीजीसीए ने एक तरीके से अब एक राहत भी दी है। और इससे अब ये होगा कि जो इंडिगो की फ्लाइट का जो ऑपरेशन था वो एक बार फिर से क्या सुचारू हो पाएगा, क्योंकि ऑपरेशनल टेक्निकल दिक्कतों की वजह से हवाला देते हुए इंडिगो ने कहा था कि उसने अपनी सारी फ्लाइट्स रद्द की थी। ये आप देख रहे हैं, ये वो लेटर है जिसके ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये लेटर जो है इशू किया गया है, ये निर्देश इशू किया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला डीजीसीए का जो डीजीसीए ने लिया है और डीजीसीए ने क्रू मेंबर्स को जो छुट्टी पर भेजने की बात थी उस पर अपना दिया हुआ फैसला वापस ले। स्टाफ की कमी से एयरलाइंस जूझ रही थी। भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, क्या है इस फैसले में और ये फैसला वापस क्यों लिया गया है? भावना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए सर, ये बड़ा फैसला है जो डीजीसीए की तरफ से वापस ले लिया गया है इंडिगो की क्रूज को छुट्टी को लेकर। आपको लग रहा है कि इससे राहत मिलने वाली है? आपको लग रहा है कि इससे फ्लाइट की जो सर्विस है वो वापस बहाल हो जाएगी? बिल्कुल। मगर पिछले 2 दिन से जो देख रहे थे, हाहाकार मची हुई थी सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो जो यात्रीगण हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वहां पर ढेरों ढेर प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो ये सब देखते हुए जो डीजीसीए ने थोड़ी सी राहत दी है, ये फैसला परमानेंट फैसला नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए राहत दी है। उसके बाद ये दोबारा से रीइंफोर्स करेंगे, लेकिन इन स्टेजेस प्रोबेबली, सो दैट द एयरलाइंस भी रेडी हो जाए उसको पूरा का पूरा अमल करने के लिए। अभी शायद इंडिगो तैयार नहीं थी उसको अमल करने के लिए, इसलिए पूरी प्रॉब्लम हुई। तो इसीलिए डीजीसीए की तरफ से थोड़ी सी नरमी हम कहें कि बढ़ती जा रही है। जी हाँ, टू स्टार्ट विद, यस। ठीक है सर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये फैसला दिया क्यों गया था और इंडिगो ने क्या इसमें रोल किया, क्योंकि इंडिगो की तरफ से कुछ कोताही बरती गई है। वरना तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसे एक दिन में नहीं दिया जाता है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया और आपको कल से लागू करना है। पर्याप्त जो है रेशन टाइम भी आता है। इंडिगो ने थोड़ी सी कोताही ये बरती कि जब ये फैसले आए उसके बाद उनको सोचना चाहिए था और दोबारा डीजीसीए को अप्रोच करना चाहिए था। डीजीसीए की गलती ये रही कि उनको चाहिए था कि इंडिगो से बात करके फैसला सुनाते तो बेहतर होता। ठीक है सर, मेरी सहयोगी भावना जुड़ गई है और भी ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, बताइए। बिल्कुल, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि डीजीसीए ने जो हाल में ही एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों में एयरलाइंस को अब राहत दे दी है, क्योंकि नए मानकों के जो अब आएंगे वो 36 घंटे से बढ़कर 48 घंटे जो पायलटों को आराम मिलने के लिए जो नए नियम है वो लागू हो जाएंगे। आपने 2 दिन में तस्वीर देखी होगी किस तरह से एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही थी और इंडिगो ने आज तमाम शहरों से फ्लाइट कैंसिल कर दी है। लेकिन ये सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन है जो अब मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री सबसे ज्यादा परेशान थे उनको एक राहत की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। तो यानी कि अभी बहुत बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में कि इंडिगो को अब जो मांग थी वो डीजीसीए की तरफ से वो अब राहत दे दी गई है। जी ठीक है भावना, सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से डीजीसी को सोचना चाहिए कि देखिए, आम नागरिक के पैसेंजर जो हैं उनके बारे में ये फैसला ले रहे हैं आप, तो मिल बैठ के अगर बात करते और शायद नियमावली तय करते तो किसी को दिक्कत नहीं होती। अब देखिए कितने पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हुई है। आज दिल्ली की सारी इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, सारी। सोचिए, एक भी नहीं, जिनके प्लान्स होंगे जाने के लिए, महत्वपूर्ण मीटिंग्स होंगी या कुछ और जो मेडिकल के रिक्वायरमेंट होते हैं वो सब प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से ये पैसेंजर्स के लिए राहत है। देखना होगा कि इंडिगो कैसे इसको हैंडल कर पाता है और कब अपनी सेवाएं जारी कर पाता है। एएस बहल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, डीजीसीए ने पहली बार ये कदम ऐसा लिया था जो कि पायलट्स और क्रू के लिए अच्छा कदम था, लेकिन एयरलाइंस के प्रॉफिट के अंदर वो हिट करता है। और दूसरी बात है, ये डिपेंड करता है कितने सारे पायलट्स हैं और कितने सारे एम्प्लॉइज जो है, इनके केबिन क्रू जो है, उसका जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा इंडिगो को और दूसरी एयरलाइंस को। अभी तक ये आज की बात नहीं है, उन्होंने 1 साल से ऊपर पहले दिया था और पिछले साल उन्होंने मई या जून तक टाइम लिमिट दिया था, लेकिन एयरलाइंस जो है बिल्कुल भी सुन नहीं रही थी। और उसके बाद अब जब डीजीसीए, मैं इस समय डीजीसीए को बिल्कुल भी दोषी नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि डीजीसीए ने जब फाइनली अपना डिसीजन ले लिया
तब इसको इंप्लीमेंट करने में इंडिगो को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि 36 घंटे से 48 घंटे, रात को सिर्फ 2 लैंडिंग्स, और कितनी लैंडिंग्स कर सकते हैं अगर लंबी फ्लाइट से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्रू के लिए फायदेमंद है, पायलट के लिए फायदेमंद है। आपको याद होगा एक पायलट की डेथ भी हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से, और कई ओवर प्रेशराइज हो चुके हैं केबिन क्रू। लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। हाँ, पैसेंजर्स पे एक इफेक्ट बाद में आएगा कि क्योंकि पायलट्स को बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज केबिन क्रू को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से बाद में हो सकता है टिकट की कॉस्ट भी ऊपर चली जाए। वीके श्रीवास्तव सर, आपको लग रहा है कि डीजीसीए का यह फैसला ठीक है? Vidyanath, I'm very happy to be connected with you again. मैं अभी भी यूएस से ही आपसे बात कर रहा हूँ, और जैसा एयर कमांडर बहल ने बोला है, मैं बिल्कुल ये बात तर्क संगत है कि इसका इम्पैक्ट नॉट ओनली क्रू के कंफर्ट या क्रू के वर्क टाइम से पड़ेगा, इसका एक एयर सेफ्टी एस्पेक्ट भी है। क्योंकि इफ द क्रू इज overburdened or they are not given the kind of relief they should have, it'll have its implications, and जब वो implication होगी तो और impact पड़ेगा। इसलिए DGCA ने जो कदम उठाया वो बहुत पहले भी उठाया था, उसको माना नहीं गया। तो एयरलाइंस को पनिश करना जरूरी है along with this relief, क्योंकि ये रिलीफ इसलिए आई है क्योंकि अब सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की हो गई, और तरह तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आने लगे एज इफ सरकार ने अपने काम को नहीं किया और सारे यात्रियों को तकलीफ हो रही है। तो जहां तक सवाल है, दोनों के बीच में एयरलाइंस को भी समझना पड़ेगा कि क्रू की स्ट्रेंथ बढ़ानी है अगर इतनी फ्लाइट्स का संचालन आपको करना है। मैं ये ऐड करना चाहूंगा। ठीक है सर, अब वापस चलते हैं। जो सबसे बड़ी खबर है आज की, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, यानी कि रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, बायलैटरल टॉक चल रहा है, और हैदराबाद हाउस में यह बैठक चल रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इस बैठक से क्या हमको हासिल होने वाला है। हम बता रहे थे सर, आप बता रहे थे कि S-500 जिसको हम अब खरीदना चाहते हैं, ये एक डिफेंस सिस्टम है जो जैसा S-400 है, तो उस पर हम ये समझना चाह रहे थे कि इससे भारत कितना मजबूत होने जा रहा है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की भूमिका बहुत ही बढ़िया रही। S-400 और उसके बाद आकाश मिसाइल और उसके बाद बराक वगैरह, कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम प्रूव हुआ है। हालांकि उसमें S-400 का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन हमारे आकाश मिसाइल का भी बहुत बड़ा योगदान था। अब जब S-400 के बदले S-500 आ जाएगा तो हमारी जो एयर डिफेंस की शक्ति है कई गुना बढ़ जाएगी। और S-500 मेरे विचार से हिंदुस्तान पहला देश होगा जिसको रशिया एक्सपोर्ट करेगा, जबकि S-400 लगभग 100 कंट्रीज को ऑलरेडी दिया जा चुका है। 100 कंट्रीज को दे बॉट, लेकिन S-500 हिंदुस्तान पहला देश होगा, और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल जाएगा, और पर्टिकुलर अमेरिका के लिए और चाइना के लिए, कि पुतिन हिंदुस्तान को कितना ज्यादा अहमियत देता है। ठीक है, के सिन्हा सर, आपको लग रहा है कि ये एक अच्छी डील होगी खासतौर से भारत के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए, S-500 हमारे पास आ जाए तो उसका कहना है, जो बात चल रही है उसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात चल रही है। देखिए, हमें जो 5 और स्क्वाड हम ले रहे हैं वो S-400 का ही ले रहे हैं। हमारे पास पहले 5 स्क्वाड लिया था हमने, और उसमें से 3 आए थे, 2 अभी नवंबर 2026 तक आएंगे। 5 हम S-400 का ही लेंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट टोटल है वो 10 स्क्वाड की है, वो हो जाएगा। मगर जब हम ये बात करते हैं सुदर्शन चक्र की, जो 2023 तक आनी है, तो उसमें S-500 का भी हमें चाहिए, क्योंकि आपका जो हमें ऑपरेशनल डेप्थ तो इससे मिल जाता है, मगर जब हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जाते हैं तो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए भी चाहिए, तो वो आपके इजाफा हो रहा है। और इजाफा देखिए, इसमें आपने जो रेंज की बातें कही हैं, तो तकरीबन 200 किलोमीटर का और रेंज का इजाफा होता है। इसके अलावा जितने भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो आपके पास ICBM है, उसको भी इसको रोकने की क्षमताएं हैं S-500 में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है जी। देखिए, महत्वपूर्ण है कि दोनों की क्षमताओं में क्या अंतर है, क्योंकि अगर S-400 आपके पास है,
अगर S4500 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके लिए जाना बेकार है, क्योंकि हमें अधिक पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। जॉइंट प्रोडक्शन की बात तो है ही, जो कि हमको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण ये है कि 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक का टारगेट S400 ले सकता है, जबकि S500 की क्षमता जो है नियर स्पेस के जो टारगेट है, यानी कि 120 से लेकर 180 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को ये ऊंचाई पर जो है टारगेट है उनको भेज सकता है। तो जो लो ऑर्बिट है, लियो है, उसमें भी जो है कोई टारगेट अगर आता है, थ्रेट आती है तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेस से थ्रेट अगर आता है तो भारत की क्षमता होनी चाहिए। दोनों में क्षमताएं होंगी, ड्रोन या एयरक्राफ्ट को टारगेट करने की, लेकिन ये एडिशनल जो मिलेगा आपको ICBM और क्रूज मिसाइल्स को उससे बचाने का, ये बहुत बड़ा जो है आपको एक एज मिलेगी, स्पेशली चाइना को देखते हुए सामने, क्योंकि चाइना की मारक क्षमता क्या है हम भली भांति जानते हैं। S400 की बात में एक और जोड़ दूं कि जब S400 का हमने इस्तेमाल किया तो 300-350 किलोमीटर की दूरी में पाकिस्तान, ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के कोई जहाज नहीं आ रहे थे, यानी कि उस पूरी दूरी के अंदर हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई थी और कोई भी एरियल टारगेट उसमें नहीं आते थे, क्योंकि हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। ये क्षमता है, इसलिए जरूरी है कि 2 बैटरी जल्दी आए और साथ में 300 मिसाइलें हमें और चाहिए। मात्र बैटरी से उससे काम नहीं चलेगा, हमें मिसाइल भी चाहिए, ताकि हम भेजने के लिए जो मिसाइल चाहिए वो होना हमारे पास जरूरी है। ठीक है, अब Su-57 की बात एक बार कर लेते हैं। Su-57 जो भारत चाहता है कि ये डील हो जाए, और ये डील अगर हो जाती है, Su-Sukhoi 57 उन्नत किस्म का, सबसे उन्नत किस्म का ये फाइटर जेट है जो भारत अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। और अगर ये भारत के रक्षा बेड़े में शामिल हो गया तो भारत की शक्ति 7वें आसमान पर होगी, ऐसा माना जा रहा है। एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, इसके हमारे बेड़े में आने से हमको क्या फायदा मिलने वाला है, हम कितने जनरेशन ऊपर चले जाएंगे, और पाकिस्तान या हमारे जो आसपास के मुल्क हैं जो हमें थ्रेट क्रिएट करते हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? विद्यानाथ, इस Su-57 की जो कैपेबिलिटीज हैं, ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन का है, और इसमें जो है हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की जो क्षमता है, अगर इन सबको आप देख के चलें, और तो ये अपने आप में इसका इंजन भी बहुत सशक्त है, इसके अंदर जो रेडार है वो भी बहुत शक्तिशाली है। तो अगर ये सारे बिंदुओं को आप देखें, इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को देखें, और ये 3D वेक्टरिंग करता है, वेक्टरिंग से ये अपनी एजिलिटी को मेंटेन करता है, जैसे Su-30 करता था, उसी में ये और ज़्यादा सक्षम है। लेकिन इस यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर एक तलवार ज़रूर लटकेगी। हमारे जो 2 ट्रैक्स चल रहे हैं, एक हम जो है एरो इंजन्स ले रहे हैं G414 US से, और US के पास एक काटसा जैसा एक्ट है जो काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी सैंक्शंस एक्ट, तो उसकी हमें, जब हमने S400 लिया था तो उसका वेवर दिया था कांग्रेस ने। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उसके ऊपर क्या बातचीत होगी, किस तरह से वो अप्लाई करेगा, ये अपने आप में एक बिंदु होगा जिसको देखना पड़ेगा। ये बहुत बैलेंसिंग एक्ट को मानता है। लेकिन अगर आप इन सब से हटा के देखें तो Su-57 प्राइस वाइज, क्योंकि ये 1/3 प्राइस का है 35 से, और कैपेबिलिटी इसकी ज्यादा है, उस तरह की मारक क्षमता या इसका जो रेडियस, कॉम्बैट रेडियस है, तो ये एक अच्छा सौदा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि इसको हमें को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें इंडिजिनस प्रोडक्शन यहाँ लाना पड़ेगा, और एरो इंजन जो इसका है AL-41, उसकी भी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक बार रशियन रिसर्चर हमारे साथ हैं, कॉन्स्टेंटिन है, और कहना चाहूंगा जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा। हाँ। हम जब अपना कावेरी इंजन बना रहे थे तो हमारे पास 2-3 टेक्नोलॉजीज की डेफिशिएंसी थी, जिसमें क्रिस्टल ब्लेड था, थर्मल कोटिंग्स थी, हाई टेम्परेचर के जो वेरी हाई टेम्परेचर के जो कंपोनेंट्स थे, उन सबको ये एक तरीके से उस टेक्नोलॉजीज को हार्नेस करने में भी हेल्प करेगा। तो अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। इस कदम को हम कैसे लेंगे, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारी चीजों को हमें हिंदुस्तान में भी करना होगा, तो रशियन रिसर्चर हमारे साथ हैं। और देखिए, ये जो मीटिंग चल रही है, ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, इसमें इस बात पर भी सहमति बनने जा रही है, जो उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारी चीजें रक्षा के क्षेत्र में जो अभी तक हम आयात करते रहे हैं रूस से, उसका हम भारत में भी प्रोडक्शन कैसे हो, उसको भारत में बनाने का रास्ता कैसे खुले, उस पर भी बात हो रही है। कॉन्स्टेंटिन हमारे साथ हैं।
सर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सहमति बन पाएगी और रूस कुछ तकनीक, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर अपना एक प्रोडक्शन यूनिट यहां बना सके इस तरह के साजो सामान के लिए? Yeah, hi everyone. Well, I'm afraid that my Hindi is unfortunately not so good. Sometimes I can understand, sometimes not. But for clarity, it would be much better if you can switch into English, really, so I can properly comprehend your question. Because I understand the broad context, but if you can switch, that would be really great. ठीक है सर, लेकिन सर दिक्कत हमारे साथ ये है कि हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी वाले हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एस बहल सर, क्या इस बात पर आपको लग रहा है कि समझौता बहुत मुश्किल नहीं है कि हम जो साजो सामान रशिया से खरीदते हैं उसमें एक हिस्सा यहां पर उसका प्रोडक्शन हो, और चाहे वो फाइटर जेट हो या फिर साजो सामान जो रशिया से हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है हम रशिया के लिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। पहले हम 72% इंपोर्ट करते थे रशिया से, अब 36% करते हैं, चाहे कम कर दिया हो, लेकिन अभी भी 60 से 65% जो हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है। अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो 310 फाइटर जेट जो है रशियन है इस समय, चाहे वो सुखोई 30 हो, मिग-29 हो, और 516 हमारी टोटल स्ट्रेंथ। आप देखिए मेरे पीछे LCA का इंसिग्निया है। मैं आज LCA स्क्वाड में हूं जहां पे 60th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। बड़े फ्रेम में दिखाई भारत, अगर आप देखिए मेरे पीछे तो LCA का आपको इंसिग्निया दिखा होगा, और LCA के इंसिग्निया मींस ये मैं LCA स्क्वाड्रन के अंदर हूं यहाँ पे, और LCA के जहाज मैंने आपके अंदर जाके कॉकपिट भी देखी। और जो हम प्रगति कर रहे हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, ये जहाज के जो पायलट्स मुझे बताते हैं कि फैंटास्टिक हैंडलिंग है इसकी और बहुत ही अच्छा जहाज है। और उसी तरीके से अब हमारे पास क्या कमी है, ये तो 4.5 जनरेशन जहाज है और मार्क 1 आ ही जाएगा, लेकिन हमारे पास कमी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन जहाजों की है। तो उसको पूरा शॉर्ट टर्म के लिए कर सकता है सुखोई 57, क्योंकि हमारे 12 स्क्वाड्रन्स 2035 तक रिटायर हो जाएंगे। वो मिराजेस के होंगे, मिग-29 के होंगे और दूसरे जैगुआर स्क्वाड्रन्स के होंगे। तो हमें जरूरत है शॉर्ट टर्म गैप को फिल करने की, तो वो Su-57 फिल कर सकता है। को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड भी देगा। हमारी प्रॉब्लम रशियन पश्चिमी देशों से ये होती है कि वो ना हमें सोर्स कोड देते हैं, ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, और ये हमको हेल्प करेगा एमका को बनाने के लिए। और यहीं पे मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एमका की डेवलपमेंट ज्यादातर 6th जनरेशन की तरफ रखें, ताकि अगर हम Su-57 लेते हैं तो 5th जनरेशन तुम ले ही लेंगे, को डेवलप्ड और को प्रोड्यूस कर ही लेंगे, और उसके साथ साथ हम 6th जनरेशन की तरफ भी मूव कर लेंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो भारत के अंदर अभी बन रहा है उसके अंदर 50% जो सुखोई 30 MKI का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी केटर करता है Su-57 के लिए। एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा हमको, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो हमको हेल्प करेगा, रूस हेल्प करेगा डेवलप करने के अंदर, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजीज और इंजन की बात कर रहे थे। इस बीच सर कुछ तस्वीरें आ रही हैं, अपने दर्शकों को उस तस्वीर के बारे में बताता चलता हूं। ये तस्वीर आप हैदराबाद हाउस दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर पुतिन और मोदी जी की इस वक्त मुलाकात चल रही है। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों देशों के संबंध जिगरी रहे हैं, जिगरी यार जिसे बोलते हैं, और 70 साल से यानी कि 7 दशक से ज्यादा का ये याराना है, और ये याराना जय और वीरू की तरह है। बिल्कुल एक ही बाइक पर सीट भले ही दूसरी लगा लें लेकिन चलते साथ में हैं। तो जरूरत भारत की हो या जरूरत रूस की हो, दोनों हाथ जोड़कर, हाथ पकड़कर चलते हैं एक दूसरे के साथ, और हमेशा वक्त पर जरूर काम आते हैं। लेकिन एक और बड़ी रक्षा डील जो है उसको लेकर चर्चा चल रही है कि न्यूक्लियर सबमरीन, कहा जा रहा है कि यह समझौता भी संभव है। आज जो समझौते हो रहे हैं उनमें यह समझौता भी संभव है। के सिन्हा सर, क्यों यह समझौता हम करना चाहते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है? अगर सागर में, जहां अब कहते हैं कि भाई या तो आसमान में या समंदर में, आपको 2 जगहों पर आपको इतना मजबूत रहना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। भारत पहले से अपनी मजबूती दिखाता रहा है और हर वक्त जब भी जरूरत पड़ी है अपने विरोधियों को, दुश्मनों को मुंह की खिलाता रहा है, उनको चारों खाने चित करता रहा है। लेकिन अब अगर हम ये खरीदना चाहते हैं न्यूक्लियर सबमरीन, तो क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये?
देखिए विद्या, जो मैरिटाइम डोमेन है, अभी हम जब हम ट्रायड की बात करते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है जो कि पहले से भी था, मगर अब वो उसकी जो प्रेडोमिनेंस है, क्योंकि इन ग्लोबल वॉरफेयर के अंदर में स्ट्रैटेजिक पावर का एक्सपोजर्स के लिए, उसका प्रोजेक्शंस के लिए, तो ये सबसे बड़ा है। देखिए सबमरीन, जब हम न्यूक्लियर की, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जो इंड्योरेंस है वो असीमित है। एक बार आप अंदर चले गए तो महीनों महीनों आप वहां पर बिता करके आ सकते हैं चुपचाप। तो देखिए हमारे पास 3 तो सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और उसके अलावा 2 अकुला क्लास सबमरीन की बात चल रही है, जो डिफेंस डील की आप बात कर रहे हैं, तकरीबन $2 बिलियन की होगी। ये मोर लेस थ्रू है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा जो रशिया में जो न्यूक्लियर, हम जब बात करते हैं रशिया, तो उसके एक महारत है, रशिया को महारत है इस चीज के ऊपर, न्यूक्लियर, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, न्यूक्लियर मिनिएचर फॉर्म्ड हो। और अभी आपने एक सुना होगा मिसाइल सिस्टम का, और वो इसलिए बता रहा हूं, आपने सबमरीन के बारे में पूछिए, मैं 1200 जो मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है, तो अकुला क्लास जो सबमरीन की हम जब बात कर रहे हैं तो इवन स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है, तो इसके आयाम न्यूक्लियर से ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, लेकिन आज ये जो बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं भारत और रूस के राष्ट्र प्रमुखों के बीच, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक चल रही है हैदराबाद हाउस में, उस पर पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट।